गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतो સુધી તમે સ્વાધ્યાય લખી કાઢ્યો હશે। આજે આપણે ડૉક્ટર કલામ વિશે ભણવાના છીએ। આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પાઠ 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે જે છે, તો આપણે સૌપ્રથમ જે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ છે એમના વિશે થોડો પરિચય પ્રાપ્ત કરી લઈએ। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी नामक जो गांव था रामेश्वर में, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जैनुलाब्दीन न ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न वे पैसों वाले थे। उनके पिता मछुआरों का जो नाव है वह किराया पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। वे इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं और मिसाइल मैन नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक वे राष्ट्रपति के रूप में 11वें राष्ट्रपति रह चुके थे। उन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर अंग्रेजी में और उनका अनुवाद हुआ अगनपंख नाम से 27 जुलाई 2015 की शाम को डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर भाषण दे रहे थे। तभी उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़े। अस्पताल पहुंचते ही उनका निधन हो गया। तो इस तरह ये जो अब्दुल कलाम थे उनका जीवन था और वे एक मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। वे इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक थे। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે ડૉક્ટર કલામ જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ હતા ત્યારે અનેક સ્કૂલોમાં ગયા હતા અને એમણે જે રાજ્યની અંદર ગયા ત્યાં ગમે તે સ્કૂલની અંદર ગયા અને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે સંવાદ કર્યો એ સંવાદ આપણે આ પાઠમાં આવે છે। તો એના વિશે હવે આ પાઠ વિશે આપણે સમજીશું। એટલે આ પાઠનું નામ રાખવામાં આવ્યું સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે। હવે આપણે આ પાઠને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું। પ્રશ્નકર્તા आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल्स, चेन्नई। उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम से पूछा। तो डॉक्टर कलाम ने उनका उत्तर दिया, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है कि एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने वह हमें रामेश्वर के समुद्र तट यानी किनारा पर ले जाकर उन्होंने जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी जीवित, जीता जागता। वह ऐसी यादगार घटना थी। यादगार यानी अविस्मरणीय, जिसे भुलाया न जा सके, जो भी मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। मस्तिष्क यानी दिमाग, प्रेरणा यानी प्रोत्साहन। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। जिन्होंने प्रश्न पूछा, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की
पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलाम ने बताया कि मेरी जो माध्यमिक तक की जो पढ़ाई है 10वीं तक की मैंने अपनी मातृभाषा में ही पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव यानी पसंदगी, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सहजता यानी स्वाभिमान, स्वाभाविकता से, आसानी से। सहजता यानी आसानी से। जो छोटा जो बच्चा होता है वह अपनी मातृभाषा में कुछ भी कहना चाहे तो वो सरल भाषा में कह सकता है। इसीलिए माध्यमिक तक की जो पढ़ाई है वह मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर कलाम का मानना है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दो राय यानी कि दो मत नहीं है। नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक यानी कि विश्व से संबंधित, संपर्क यानी मेलजोल, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, नितांत यानी अत्यंत, नितांत यानी अत्यंत जरूरी है। जो अंग्रेजी भाषा जो है उसे भी हमें सीखना चाहिए, ऐसा डॉक्टर कलाम का मानना है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। जो अर्श पटेल हैं वह चंदूलाल विद्या माध्यमिक में 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मुंबई में। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर देते हुए कहा कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखते हो तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य यानी ध्येय। ध्येय जो है हमारा वह युवावस्था में ही हमें नक्की कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो तभी से उसी दिशा में प्रयास और श्रम, मेहनत प्रारंभ, शुरुआत कर दो। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना यानी कि बहुत मेहनत करना। जो यानी कि जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं यानी कठिनाइयों, मुश्किलों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत, समस्या यानी उलझन, महारत यानी योग्यता। तो जो समस्या है, जो मुश्किलें हैं उसे पराजित करने की योग्यता, कुशलता जो है हमें हासिल करनी होगी। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान प्राप्त करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई। उन्होंने प्रश्न किया कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज करना पड़ रहा है। चुनौती यानी ललकार। डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित यानी विकासशील राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान यानी हंसी देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो डॉक्टर कलाम हैं उन्होंने
कई साल पहले जो कहा था कि 2020 तक भारत को एक विकासशील राष्ट्र बनाना है, और सही अर्थों में यह एक साबित भी हुआ है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। साहस यानी हिम्मत, परिभाषा यानी व्याख्या। तो उन्होंने, डॉक्टर कलाम ने साहस की परिभाषा देते हुए कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना, परवाह यानी चिंता, दूसरों को संकट से या आपदा से बचाना ही साहस है। संकट यानी मुश्किल, आपदा यानी मुसीबत। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट, मुश्किल या मुसीबत से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। उन्होंने प्रश्न किया कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद यानी विशाल, महान भारतीय परिवार का अंग है, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। विरासत यानी धरोहर। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए यह गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी भी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है। ये जो बड़ा प्रश्न जो सत्यम है, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बिहार में मुंगेर है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर देते हुए कहा था कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी शिल्पकार, हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी अटूट, जो अलग न हो। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। दरकार यानी जरूरत, आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। उन्नति यानी प्रगति। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। उन्होंने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। तो डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि विकास स्वयं जनसंख्या यानी कि जन यानी लोगों की संख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक यानी व्यर्थ न जाने वाला निश्चित औषधि है, दवा। इससे जन शिक्षा, विशेषकर जन शिक्षा, जन यानी लोगों की शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित यानी शामिल है। इससे
छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 तक का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त यानी आवश्यकता के अनुसार अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन रोजगारों के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रचुर यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो रोजगार के अवसर हैं वह पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। उन्होंने प्रश्न किया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि भारत जो देश है वह युवा देश है, युवाओं का देश है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है और युवा जो होता है, जो सोचता है, वह करके दिखा सकता है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर यानी कि ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों एवं के प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित यानी कि अच्छी तरह से सोच समझकर बनाया हुआ खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी कि ढांचा, प्रारूप उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति, छात्र को देने की वृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी होगी, यानी कि बैंक से लोन भी मिलेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं। जीवन में जब हम लक्ष्य ऊंचा रखते हैं तो हमारे जीवन में मुश्किलें तो अवश्य आती हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट श्रेष्ठ कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा, हराना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। जब कभी हमें कोई मुश्किलें आती हैं तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसा डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया था। प्रश्नकर्ता मिथुन के तृतीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उन्होंने प्रश्न किया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञों की क्या भूमिका होनी चाहिए? राजनीतिज्ञ यानी कि राज्य की जो नीति के जानकार। डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जिम्मेदार એટલે जवाबदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण यानी कि दूर की बात सोचने का गुण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए
ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। उत्थान यानी कि प्रगति, उनकी जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, द्वितीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। उन्होंने प्रश्न पूछा कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 तक का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका उत्तर देते हुए डॉक्टर कलाम ने बताया कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाओं अधिकारियों नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। बहुगुणक यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि डॉक्टर कलाम ने महिलाओं के बारे में बताया कि आज हर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वह उच्च स्थानों पर विराजमान हैं। यानी कि आज किसी भी पुलिस के क्षेत्र में देखे या कोई भी क्षेत्र में देखे जो महिलाएं हैं, सेनाओं में भी देखे, एयर पायलट में देखे, तो जो स्त्रियां हैं आज हर क्षेत्रों पर उच्च जो स्थान है वहां पर अपनी सेवाएं दे रही है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रही अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च को भविष्य में नहीं होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આજે પાઠ છે એ પાઠ વિશે તમે સમજી ગયા હશો, અને જો ન સમજ્યા હોય તો હું ફરીથી આનો જો થોડોક ભાવાર્થ જે છે એ હું તમને જણાવું છું। ડૉક્ટર કલામના બાળપણની ઘટના, તે વખતે ડૉક્ટર કલામ 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા। તેમના એક શિક્ષક શિવ સુબ્રમણ્યમ અય્યર વિદ્યાર્થીઓને રામેશ્વરના સમુદ્ર તટે લઈ ગયા। ત્યાં તેમણે પક્ષીઓને ઉડવાની ક્રિયા બતાવી। બાળક કલામ આ જોઈને ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ ગયા અને ડૉક્ટર કલામ માને છે કે શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા જ હોવું જોઈએ, કારણ કે જે વિદ્યાર્થી જે ભાષામાં વિચારે છે તેમાં જ પોતાની વાત સારી રીતે પ્રગટ કરી શકે છે। વિશ્વ સ્તરે સંપર્ક જાળવવા માટે અંગ્રેજી જેવી વિદેશી ભાષા પણ જાણવી જરૂરી છે। પહેલાં તમે એ વિચારો કે તમારે શું બનવું છે જીવનની સફળતા માટે। લક્ષ્ય નિશ્ચિત થઈ જાય ત્યાર પછી તે દિશામાં કઠોર પરિશ્રમ કરવાથી, તેમાં આવનારી મુસીબતો પર વિજય મેળવવાથી જીવનમાં સફળતા મળે છે। સામાન્ય સ્થિતિમાં બાળકો પણ સખત મહેનત કરીને સાહસથી, હિંમતથી આગળ વધી મોટા માણસ બની જાય છે। ભારતની સામે સૌથી મોટો પડકાર કયો છે? તો
2020 સુધી દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીને પોતાના 1 અબજ નાગરિકોને સુખી કરવાનું કામ જ આજે આપણે સામે સૌથી મોટો પડકાર છે. દેશમાં પર્યાપ્ત યુવા શક્તિ અને પર્યાપ્ત સંસાધન હોવાથી આ પડકારનો સામનો કરવાનું કામ મુશ્કેલ નથી. વધતી જતી વસ્તી પર કાબૂ અને બેકારીનું નિવારણ. ડૉક્ટર કલામે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા જણાવ્યું કે સ્ત્રી શિક્ષાનો વિસ્તાર, નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબની જે માન્યતા છે અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં જે ઉદ્યોગો છે તેની સ્થાપના કરવાથી વધતી જતી વસ્તી પર કાબૂ મેળવી શકાય અને બેકારી પણ દૂર કરી શકાય. ડૉક્ટર કલામે આજના જે રાજનેતાઓ છે એમને બોધ આપતા જણાવ્યું કે ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે આપણે નેતાઓએ કઠોર પરિશ્રમ અને પોતાનો શ્રેષ્ઠ તેમજ પારદર્શક કામો દ્વારા લોકોને વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. તેમણે ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોની પ્રગતિ માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. સેનામાં મહિલાઓને પણ ભરતી પુરુષોની જેમ કરવી જોઈએ, કોઈ ભેદભાવ કરવો જોઈએ નહીં. આજે સેનાઓમાં પણ મહિલાઓ ઉચ્ચ સેવાઓ આપી રહી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે આ જે પાઠ છે એ પાઠ વિશે સમજી ગયા હશો. તો હવે તમારે આ પાઠના જે શબ્દાર્થ અને જે મુહાવરે આપેલા છે એ મુહાવરે તમારે લખી કાઢવાના છે. હવે પછીના પિરિયડમાં તમને સ્વાધ્યાય લખાવવામાં આવશે. અસ્તુ. જય હિન્દ.